नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में शिंदे, एकनाथ शिंदे, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में उप मुख्यमंत्री, शिवसेना तोड़ करके आए थे, आपको याद होगा। और शिवसेना का मूल नाम और शिवसेना का चुनाव चिन्ह दोनों उनको दे दिया गया। चुनाव आयोग ने कहा कि दोनों उनका। इसको लेकर के केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। परसों भी सुनवाई हुई और जो कपिल सिब्बल हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे के वकील, उन्होंने कहा कि जब तक उन 40 विधायकों की अयोग्यता का मामला तय नहीं हो जाता, तब तक पार्टी या पार्टी का चुनाव चिन्ह किसी और को दे देना सही नहीं है। कुल मिलाकर के मतलब है कि अभी तक यह फैसला हो नहीं पाया है कि विधायक अयोग्य हैं या नहीं, जबकि आपको पता है पिछली सरकार चली गई, नई सरकार बन गई। सुप्रीम कोर्ट में यह कब तक केस चलेगा ये भी नहीं पता है। लेकिन जो जानकार है वो जानते हैं कि जो हुआ उद्धव ठाकरे के साथ वो बेईमानी थी। और सारा जो है सरकार, जो नरेंद्र मोदी सरकार है, उनके प्रभाव में हुआ। चाहे महाराष्ट्र में जो हुआ या अब तक जो टलता आ रहा है, अदालतों में ये मामला खिंचता जा रहा है, वो सब नरेंद्र मोदी जी की कृपा है। ये सबको पता है। और ये भी पता है कि एक दिन, आज नहीं, कल नहीं, परसों, जब न्याय सही मायने में होगा तो शिंदे के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। एकनाथ शिंदे के पास जो अभी शिवसेना का चुनाव चिन्ह और नाम है, वो छीन सकता है। और अभी देश में जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ आक्रोश है, महाराष्ट्र में भी देखिए, आपको पता है कि महाराष्ट्र में अभिजीत दीपके जो है महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, दलित परिवार से आते हैं। और अभिजीत दीपके ने अपने गांव से जो अभियान शुरू किया है, अब स्कूल को कैसे बेहतर बनाया जाए इसके लिए उन्होंने अभियान शुरू किया और कहा कि पूरे देश के गांव के स्कूलों का हम ध्यान रखेंगे, उस पर हम डेटाबेस तैयार करेंगे और हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। महाराष्ट्र में जाहिर है उसका असर होगा। उसके अलावा जो राहुल गांधी का बढ़ता प्रभाव है, नरेंद्र मोदी का घटता प्रभाव है, नितिन गडकरी की भी फजीयत हो गई E20 और E10 के चक्कर में। पता है आपको कि हमने पिछले दिनों एक प्रोग्राम किया ही था। E20 मामले में अब जो है नितिन गडकरी की गड़बड़ी हो गई। अब E10 पे बात की जा रही है, क्योंकि शक्कर से लेकर के पानी तक की समस्या खड़ी हो गई। आपको पता है कि चीनी महंगी हो गई है और अब जो भारत सरकार है उसने टैक्स बढ़ा दिया है चीनी पर, ताकि चीनी बाहर न जा सके, खपत यहीं हो। अब उसमें भी बताया जा रहा है 50 रुपए से ऊपर चीनी का दाम हो गया है। अभी और कितना बढ़ेगा किसी को नहीं पता, सरकार को भी नहीं पता किसी चीज का दाम कितना बढ़ेगा। बहरहाल, जो एकनाथ शिंदे और उनके साथी दल हैं, वो अपनी जमीन तलाशना शुरू कर चुके हैं। उनको पता है कि उनके पास कोई न विचारधारा है, न उनके पास कोई ऐसा नेता है जो महाराष्ट्र में आगे की राजनीति कर सके। ऐसी कोई विरासत उनके पास नहीं। जो विरासत उनके पास, जिन्होंने जो विरासत वो लेकर के आए हैं, वो उद्धव ठाकरे की विरासत है। उद्धव ठाकरे लगातार प्रयास में हैं कि किसी भी तरह जो है पार्टी का चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम उनको मिले। उनके साथ जो बेईमानी हुई है उस पर इंसाफ मिले उनको। ऐसे में एकनाथ शिंदे के पास क्या रास्ता बचता है? तो उन्होंने जो है वही रास्ता अख्तियार किया है जो शुरुआत में शिवसेना का रास्ता था, मराठीवाद। हालांकि मराठीवाद को लेकर के उद्धव ठाकरे अब तक उबर नहीं पाए और उनकी हालत ये हो गई है कि महाराष्ट्र में उनके पास विधायक, उनके बेटे नहीं बन पाए। उनके क्षेत्र से उनके बेटे चुनाव हार गए। और जो एक धमक थी राज ठाकरे की, वो राज ठाकरे की धमक कमतर होती चली गई। अब उसी राज ठाकरे के अभियान को एकनाथ शिंदे की पार्टी के लोग खड़ा करना चाह रहे हैं और उनको लग रहा है कि मराठीवाद के नाम पर वो खड़े हो सकते हैं। इसलिए नया जो उन्होंने शगुफा छोड़ा, इसको शगुफा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो है वो पूरे देश के लोग हैं। महाराष्ट्र कोई एक स्टेट भर नहीं है। खास करके मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई पूरे देश की आर्थिक राजधानी है। पूरे देश के यहाँ लोग रहते हैं और हमारे देश में सैकड़ों भाषाएं हैं।
अब जो है, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, प्रताप सरनाइक, उन्होंने एक फरमान जारी किया है और कहा है कि जिन्हें मराठी भाषा नहीं आती है वो ड्राइवर अब महाराष्ट्र में ऑटो या टैक्सी नहीं चला पाएंगे। और उन्होंने कहा है कि 20 अगस्त से उन ऑटो और रिक्शा टैक्सी ड्राइवरों के खिलाफ अभियान शुरू करने जा रही है सरकार, जिनके पास मराठी का वर्किंग नॉलेज नहीं है, यानी काम करने भर भाषा, काम काज की वो जो बोलचाल की भाषा है वो उनको अगर नहीं आती है तो उनके खिलाफ जो है उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। और प्रताप सरनाइक ने कहा है कि ये ड्राइवरों को 3 महीने पहले नोटिस देकर मराठी सीखने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद भी मराठी नहीं सीखने पर उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे, उनका बैच सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो बैच और लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा, रद्द नहीं किया जाएगा लेकिन सस्पेंड कर दिया जाएगा। फिर सस्पेंड कब सस्पेंशन वापस होगा इसका अभी कुछ उन्होंने बताया नहीं। उन्होंने कहा है कि यह अभियान पूरे राज्य में 1 महीने तक चलेगा और आरटीओ की टीमें इसकी जांच करेगी, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। लेकिन वर्किंग नॉलेज को लेकर के लोगों की चिंता है। देखिए, सेवा सारथी ऑटो रिक्शा टैक्सी एंड ट्रांसपोर्ट यूनियन के जो नेता है गोसावी, डीएम गोसावी, उन्होंने कहा कि सरकार ने मराठी का वर्किंग नॉलेज होना जरूरी कर दिया है, लेकिन ये साफ नहीं किया है कि आखिर कितनी मराठी जानना जरूरी है। और उनका ये भी कहना है कि नियम नहीं स्पष्ट होने पर आरटीओ में भ्रष्टाचार और ड्राइवरों के आर्थिक शोषण की आशंका बढ़ सकती है। महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में ऑटो टैक्सी ड्राइवर दूसरों राज्यों से आए हुए हैं जिन्हें मराठी नहीं आती है। और इसमें ज्यादातर लोग बताए जाते हैं कि यूपी के हैं, बिहार के हैं, झारखंड के हैं, कर्नाटक के भी बहुत लोग। और अब जो जिनको मराठी नहीं आती है उन बड़ी संख्या में ड्राइवर वैसे हैं और उनके भीतर जो है एक डर का माहौल खड़ा हो गया है। और सरकार ने देखिए बताया है कि महाराष्ट्र में तकरीबन 9.16 लाख यानी 9 लाख 16 हजार ऑटो रिक्शा और 61,657 टैक्सियां हैं। इनमें 6 लाख ऑटो टैक्सी ड्राइवरों को मराठी सीखने की पहल से जोड़ना चाहती है सरकार। और सरनाइक ने बताया कि कुछ महीने पहले शुरू किए गए इस अभियान में अब तक 1,65,601 ड्राइवर शामिल हो चुके हैं। तो ये जो समझिए ये क्या है, ये क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल है। पूरी दुनिया जो है वो ग्लोबल हो गई है। दुनिया के लोग इस देश से उस देश जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं। हालांकि हमारे एक मित्र बता रहे थे कि अमेरिका में भी ऐसा है कि अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो आपको काम नहीं मिलेगा। लेकिन देश दुनिया में अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो सबसे लोकप्रिय भाषा है। अपने देश से दूसरे देश जो भी जाना चाहते हैं वो अंग्रेजी सीखते ही सीखते हैं। और अंग्रेजी एक भाषा है, पूरी दुनिया में चलती है वो। कहीं जाए आप, जापान चले जाएं, चाइना चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, यूरोप चले जाएं, मिडिल ईस्ट चले जाएं, जहां जाएं अंग्रेजी चलती है। महाराष्ट्र में भी अंग्रेजी बोलने वालों के साथ कोई दिक्कत नहीं। फिर अमेरिका में एक ही भाषा है, सिर्फ अंग्रेजी है, तो वहां ये किया जा सकता है। लेकिन भारत भारत जो बहुभाषिक देश है, भारत जो एक ही स्टेट में कई भाषाएं हैं। महाराष्ट्र में मराठी की बात करें तो हर हिस्से की अलग अलग मराठी है। स्टैंडर्ड मराठी पूना की है, पुणे की जो मराठी है वो स्टैंडर्ड मराठी है। लेकिन जो नंदुरबार में, जो खानदेश में, जो विदर्भ में, जो कोंकण इलाके में जो मराठी बोली जाती है उन सब में अंतर है। लेकिन अब हर व्यक्ति देश की जो है सारी भाषाएं जाने, जहां जाए वहीं भाषा जाने, तो क्या ये सही है? ये बड़ा सवाल है। और भाषा सिखाने पर इतना जोर क्यों है? आज की तारीख में भाषा भाषा के का जो संबंध है वो दरअसल है संपर्क से। संपर्क, आप एक दूसरे को कैसे कांटेक्ट करते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे आदान प्रदान करते हैं चीजों का। एक होता है कि इतनी मराठी आपको आए कि कोई मराठी व्यक्ति आपसे पूछे कि कितना भाड़ा आपका हुआ,
वहां जाना है, तो वो समझता है, ड्राइवर के नहीं समझता है, ये एक समझ में आता है। इतना समझ लेना कोई बड़ी बात नहीं है। मराठी के कुछ हिस्से समझ लेना कोई बड़ी बात नहीं है। और जो यहाँ लोग रह रहे हैं उनको इतनी मराठी मुझे लगता है आती ही होगी। जो नए लोग आते हैं, बहुत सारे लोग नए आते रहते हैं, उनके लिए मराठी जानना इतना आसान नहीं है। और भाषा सिखाने पे इतना जो बल है, वो क्यों है? क्या इससे मराठी भाषा का कल्याण होगा? क्या मराठी भाषा इससे जो है और संपन्न होगी, या मराठी के नाम पर राजनीति संपन्न हो? जो लोग टैक्सी चला रहे हैं, जो ऑटो चला रहे हैं, उससे भाषा संपन्न होगी, ऐसा सोचना ही जो है बेवकूफी है। लेकिन इसके नाम पर राजनीति होगी। लोग कहेंगे कि देखिए हम मराठी भाषा के लिए कितने गंभीर हैं। उनके बच्चे जो है वो मराठी भले न जाने, इंग्लिश स्कूल में पढ़ें, विदेश जाएं, लेकिन ऑटो टैक्सी चलाने वालों के लिए इस तरह की जो है, आप अक्सर आप देखिएगा कि मारपीट होती है। महाराष्ट्र से वीडियो जाते रहते हैं, टैक्सी चलाने वाले को, ऑटो चलाने वाले को, मिठाई की दुकान चलाने वाले को, किसी और जिनको मराठी नहीं आती है बोलना, उनके साथ मारपीट करते हैं। और ये शुद्ध रूप से राजनीति है, और ये ओछे किस्म की राजनीति है। इसको बेहतर किस्म की राजनीति नहीं कहा जा सकता। एक ये कहा जाता है कि इसके पीछे ये है कि रोजगार जो है स्थानीय लोगों को मिले, दूसरे प्रदेश के लोगों को ये सब रोजगार न मिले, तो ये अच्छा है। फिर बैन लगा दीजिए कि कोई भी हिंदी भाषी जो मराठी भाषी नहीं है, उसको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। जो मराठी भाषी नहीं है, उसको इस तरह के काम नहीं मिलेंगे। आप आइएगा मुंबई, तो ढेर सारे वॉचमैन जो हैं वो हिंदी भाषी पट्टी से। कचरा उठाने वाले जो है ज्यादातर हरियाणा साइड के हैं। गुजरात के बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग प्रदेशों के, पूरे देश के लोग यहाँ हैं। होटल के बिजनेस, रेस्टोरेंट के बिजनेस में ज्यादातर जो है वो साउथ इंडियंस है। तो सबको मराठी सीखना अगर अनिवार्य कर देंगे, तो फिर जो उसमें लिखा हुआ है संविधान में कि भाषा के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसका क्या? तो संविधान तोड़ने की, संविधान को नुकसान पहुंचाने की तमाम कोशिशें चलती रहती है। और इसमें नरेंद्र मोदी सरकार जब से आई है, खुद बीजेपी के लोकल स्थानीय नेता कहते हैं कि हाँ मराठी सीखना अनिवार्य है। उनको लगता है कि कहीं अगर ये न हम करें तो उद्धव उद्धव तो अब नहीं करते हैं, उस पर उतना जोर नहीं देते हैं, लेकिन जो राज ठाकरे हैं कहीं उसका फायदा न उठा लें। लेकिन मुझे लगता है कि अब मराठी भाषा को लेकर के राजनीति करने पर जो है वोट नहीं मिलने वाला है। लेकिन एक नाथ शिंदे के लिए अब रास्ता क्या बचता है? अगर या तो बीजेपी में शामिल हो जाए, बीजेपी में शामिल होना उनका आसान नहीं है। और दिल्ली में सरकार अगर लड़खड़ाती है, नरेंद्र मोदी की सरकार जाती है, तो फिर क्या रास्ता बचेगा एक नाथ शिंदे और उनकी पार्टी के? स्थानीय नेता इस वजह से परेशान है, और इस तरह के नए नए जो है वो उसको क्या कहते हैं, जुमले फेंकते रहते हैं, जिस तरह से मोदी फेंकते रहते हैं। तो स्थानीय लोग जो मराठी भाषी भी हैं और जो दूसरे भाषा भाषी लोग रहते हैं, उनके बीच इस तरह के सवाल नहीं है। उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। और खास करके मुंबई की बात करें, ठाणे की बात करें, जो मुंबई सराउंडिंग जो है, वहां आप जो मराठी जानते हैं वो हिंदी भी जानते हैं, हिंदी जानते हैं वो थोड़ी बहुत मराठी भी जानते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल मराठी नहीं जानते। आप अगर आराम से अगर समझाते हैं तो समझ में आता है उनको। लेकिन ये वर्किंग नॉलेज और मराठी बोलो, ये सारे सवाल जो है वो हमारे जो देश के जो संविधान है, और जो संविधान ने जो हमें दे रखा है कि हम कहीं भी जाकर के रोजगार कर सकते हैं, हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए, उस पर कुठाराघात। लेकिन ये अपेक्षा कि नरेंद्र मोदी सरकार इस पर लगाम लगाने का प्रयास कर रही है कि इस तरह से गुंडाई नहीं हो। चिंता तब हो जाती है जब गुंडाई शुरू हो जाती है, मारपीट शुरू हो जाती है। लेकिन जो गाय के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम आधार पर भेदभाव खड़े करते हैं, उनके लिए कोई चिंता की बात नहीं। वो गरीब लोग पिटते हैं तो पिटे, हमको अपनी राजनीति करनी है।
क्या जो मंत्री बने हुए सब मराठी भाषा के आचार्य हैं? 10-10 किताबें लिखी है मराठी भाषा में, स्कॉलर्स हैं वो। तो ज्यादा आप जाइए तो पता चलिएगा कि उनको सही मराठी नहीं आती है, लिख नहीं सकते ठीक से मराठी। 10वीं पास है, 8वीं पास है, 9वीं पास है, 12वीं पास है। और ये भाषा के उत्थान के लिए कतई नहीं, और न ही ये है कि स्थानीय जो नागरिक है जिनको मराठी के अलावा कोई भाषा नहीं आती है उनके भले के लिए कर रहे हैं, ये भी नहीं। ये शुद्ध रूप से राजनीति है, और ये राजनीति कब तक चलेगी ये हमको आपको देखना है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।